अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस किसके, अल्केन्स के। कल हमने पढ़ी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स और आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें आपने इसके दो मेथड्स हैं और आपने ये दोनों ही लिखने होते हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में अल्केन्स की दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। अल्केन्स जो हैं उनको कहा जाता है, एक तो ये सिंपलेस्ट कंपाउंड है और उसके बाद इनको लीस्ट रिएक्टिव भी बोला जाता है। अब हम देखेंगे कि इनको लीस्ट रिएक्टिव क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये होते हैं सैचुरेटेड। मेन पॉइंट इनका ये होता है कि ये होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि इनके पास अब और कैपेसिटी नहीं होती कि ये एक एटम भी अपने अंदर ऐड कर लें। इसके लिए इनको बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इनके पास सिर्फ एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको कहा जाता है सैचुरेटेड और लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड। ये बहुत ही लीस्ट यानी कि सबसे कम रिएक्ट होने वाले कंपाउंड्स हैं। और इनकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये हाई टेम्परेचर पे एक्ट करते हैं। जब भी अल्केन्स का रिएक्शन होगा तो उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं इसके पहले मेथड की तरफ, जो कि है हेलोजिनेशंस। हेलोजन पहला वर्ड इसका आ गया, इसका हम पहले नेम का मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ तक इसका आ गया हेलोजेंस। हेलोजेंस कहा जाता है हेलोजेंस 17 ग्रुप एलिमेंट्स को कहा जाता है और ये इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स के साथ। नेशन तो ये वैसे ही हर किसी के प्रोसेस के साथ आ जाता है। हेलोजिनेशन मीन्स द एडिशन ऑफ हेलोजन। अब इसमें उन्होंने पहला पॉइंट आपकी बुक में दिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हम पहले ये पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते क्या हैं। इसमें हम करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद द हेलोजन एटम। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद द हेलोजन एटम यानी कि एक हाइड्रोजन के रिप्लेस करके उसी जगह हमने हेलोजन्स लिख देना है। हाइड्रोजन का सिंबल H और हेलोजन्स का X। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। डिफ्यूज सनलाइट रिएक्शन प्रोसीड इजीली। इसका क्या मतलब है कि अगर जब भी हेलोजिनेशन में डिफ्यूज यानी कि मध्यम सनलाइट देंगे तो हमारा रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर जाएगा इजीली। उसके लिए हमें कोई कैटलिस्ट नहीं देना पड़ेगा, ना ही हमें कोई इसके लिए टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सनलाइट की तो आगे ही हीट होती है। दूसरा पॉइंट है डार्क में कोई रिएक्शन नहीं होता। डार्क में जैसे कि हमने पहला पढ़ा कि हाई टेम्परेचर पे एक्ट करती हैं तो डिफ्यूज सनलाइट में तो हीट होगी, लेकिन डार्क में तो कोई हीट नहीं होगी, तो इसलिए ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। उसके बाद डायरेक्ट सनलाइट पे क्या होगा कि रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो जाएगा। फ़ौरन जब भी हम रिएक्शन करेंगे डायरेक्ट सनलाइट में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमारे पास एक्सप्लोजिवनेस हो जाएगी, यानी कि हमारे पास धमाका हो जाएगा। इसलिए केमिस्ट ज़्यादातर डिफ्यूज सनलाइट को प्रेफर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, क्लोरीन की प्रेजेंस में। इसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे। हेलोजेंस, सबसे पहले हम देखेंगे हेलोजेंस क्या है। हेलोजेंस आर 17 ग्रुप एलिमेंट्स। 17 ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है हेलोजेंस। अब ये कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अभी क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हम क्लोरीन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फिर भी क्लोरीन क्यों। उसकी मेन वजह यह है कि फ्लोरीन जब भी रिएक्ट करता है अल्केन्स के साथ तो एक्सप्लोजिवनेस होती है, यानी कि फ़ौरन धमाका हो जाता है। इसके लिए हमें डायरेक्ट सनलाइट तो चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी ये एक्सप्लोजिवनेस क्रिएट कर देता है। दूसरी बात है क्लोरीन की। क्लोरीन जो है ईजिली सनलाइट पे या जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं उस पर एक्ट कर जाता है। उसके बाद ब्रोमीन। ब्रोमीन के लिए हमें रिक्वायर होती है हीट, हमें उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है फॉर द रिएक्शन के रिएक्शन हमारा प्रोसीड हो जाए, इसके लिए हमें उसे हीट देनी पड़ती है। और तीसरा है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन गिव्स स्लो रिएक्शन। वो इतना स्लो होता है कि वो ऐसा महसूस होता है कि रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर रहा, रिएक्शन हो ही नहीं रहा, तो इसलिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्लोरीन को फॉर द रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने ये पहले पढ़ा कि ब्राइट सनलाइट में क्या होगा, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा। अब हम वो रिएक्शन करवा के देखेंगे कि क्या वाकई में एक्सप्लोजिवनेस होगी। ब्राइट सनलाइट में उन्होंने क्या ली, मीथेन और साथ 2 क्लोरीन ले ली, 4। तो जब उन्होंने सनलाइट प्रोवाइड की, कौन सी सनलाइट, ब्राइट सनलाइट, तो हमारे पास एक कार्बन आ गया और
4 HCl के एटम आ गए और साथ हमारे पास एनर्जी भी निकली, जो कि इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लोजिव निकली हमारे पास एनर्जी। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जब भी मीथेन का क्लोरीन के साथ ब्राइट सनलाइट में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास एक्सप्लोजिवनेस क्रिएट होगी। उसके बाद हम देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, जैसा कि हमने पढ़ा कि डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन इजीली प्रोसीड कर जाता है एट रूम टेम्परेचर। तो हम इसकी वजह देखेंगे कि क्यों ये डिफ्यूज सनलाइट में एक्ट कर जाता है। पहले हम इसके रिएक्शन देखेंगे। मीथेन, सबसे पहले हमने क्या लिया, मीथेन, क्योंकि रिएक्शन किसका था, अल्केन्स का, और मीथेन इज अल्केन, फर्स्ट अल्केन जिसको हम सिंपलेस्ट अल्केन भी कहते हैं। इसने रिएक्ट किया Cl2 के साथ, और क्या इसने प्रोड्यूस किया। इस रिएक्शन में आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि ACl सिंगल ही प्रोड्यूस होगा। आपको नज़र आ रहा होगा कि हर स्टेप में ACl एक ही है। इसके साथ हमने 2 क्यों नहीं लगाया, उसके लिए क्योंकि जब भी 2 आएगा तो ये एक्सप्लोजिवनेस क्रिएट हो जाएगी, इसलिए हमने 2 नहीं लगाया इसके साथ। CH4 और Cl2 जब रिएक्ट होंगे, जैसा कि हमने पढ़ा हेलोजिनेशन क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद द हैलोजन, और क्लोरीन तो एक हैलोजन है, तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से और एक क्लोरीन इसके साथ आके बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन गया CH3। जैसे कि एक हाइड्रोजन निकल गया, क्लोरीन का एक क्लोरीन इसके साथ आ गया और ACl क्रिएट हो गया दूसरी तरफ। तो इसको जो कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है, मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है, इसको कहते हैं क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन क्यों कहा गया इसे, क्योंकि एक क्लोरीन है और ये CH3 जो है ये मीथेन है, मीथेन का साथ लिया गया था, तो इसलिए क्लोरोमीथेन इसका नाम रख दिया गया। उसके बाद हम अगले में लेंगे, जो आपके पास इधर आंसर आएगा वही आपने आंसर इधर उठा के लिखना है और उसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, एक हैलोजन के साथ, जो कि हमारे पास प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन। तो हमने क्लोरोमीथेन का रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास हेलोजिनेशन होगी, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। एक क्लोरीन इसके साथ आ गया, ये बन गया Cl2, और ये जो हाइड्रोजन था, अब तो हमने बोला कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो रिमूव होगा और इधर एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो इसलिए इस बॉन्ड की जगह पे आ जाएगा एक क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन के साथ आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन निकल गया, और Cl2 एक क्लोरीन ऐड हो गया, और इसके साथ क्या बन गया, ACl। और ये जो हमारे पास न्यू आया है इसको बोलते हैं डाई क्लोरोमीथेन। डाई यानी कि 2, क्लोरो यानी कि क्लोरीन, और मीथेन का हमने लिया था CH2, क्योंकि मीथेन जब बॉन्ड ब्रेक हुए तो वो एंड पे बच गया हमारे पास CH2, तो इसलिए हम कहते हैं डाई क्लोरोमीथेन इसका नेम है। ये नेम भी MCQs में आ जाते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट नेम्स होते हैं। कभी कभार आपको पूछते हैं CH2 Cl2 इज़ द फॉर्मूला ऑफ, तो आपने बताना है कि किसका फॉर्मूला है, तो डाईक्लोरोमीथेन आपका आंसर होगा। अगर द फॉर्मूला ऑफ डाईक्लोरोमीथेन इज, तो फिर आपने CH2 Cl2 लिख देना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डाईक्लोरोमीथेन प्लस Cl2, यानी कि क्लोरीन हमारे पास हैलोजन आ गया, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हैलोजन दोबारा से होगा, तो जिसकी वजह से एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और एक क्लोरीन इसके साथ आ जाएगा, यानी कि इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH, एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया तो इसका एक रह गया H, और Cl2 था तो एक क्लोरीन इधर आया तो Cl3 बन गया, तो हमारे पास ये बन गया क्लोरोफॉर्म और साथ HCl। अब क्लोरोफॉर्म के बाद में हम यूजेस भी बताएंगे आपको, और इसका दूसरा नाम जो है ट्राईक्लोरोमीथेन। ट्राईक्लोरोमीथेन इसका नाम क्यों रखा गया, ट्राई यानी कि 3, क्लोरो यानी कि क्लोरीन, और मीथेन का CH आ गया हमारे पास, तो इसलिए ट्राईक्लोरोमीथेन कहेंगे इसको। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है, ये खासतौर पर MD कैट में भी पूछा जाता है ये वाला MCQs। क्लोरोफॉर्म, द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज CH Cl3 and trichloromethane is the another name of trichloromethane is chloroform, तो इसका फॉर्मूला होगा CH Cl3। ये आपने वैसे ही याद कर लेना है, ये ऐसे MCQs में आएगा। उसके बाद हम लेंगे क्लोरोफॉर्म यानी कि CH Cl3 प्लस Cl2। Cl2 हमने दोबारा से ले लिया हैलोजन को। अब ये जो एक H बचा है इसमें भी हेलोजिनेशन होगी, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन।
तो ये भी H बचा था, ये चला गया, तो हमारे पास बचा C और ये Cl3 था। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस की तो फिर हमारे पास हो गया Cl4, टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl। अब इसका नाम टेट्राक्लोरोमीथेन क्यों है कि टेट्रा यानी कि 4 और क्लोरो यानी कि क्लोरीन, और ये मीथेन का सिर्फ C बच गया, तो हम इसको मीथेन ही बोलेंगे क्योंकि शुरू से हमने तो लिया तो मीथेन था। अब आगे उसकी वेरियस फॉर्म बन गई तो हम उसको कहेंगे तो मीथेन ही, लेकिन उसकी फॉर्म चेंज होगी, तो इसका नाम हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसका दूसरा नेम है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म की हम थोड़ी सी यूज कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म को यूज़ किया जाता है एज एनेस्थेशिया के लिए, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो कई बार ऑपरेशन में, बल्कि आजकल तो ये आम है, ऑपरेशन में जब भी ऑपरेशन करते हैं तो जिसे हम आम जुबान में सुन कर देना कहते हैं, तो एनेस्थेशिया का मतलब है कि वो किसी चीज़ को सुन किया जा रहा है, यानी कि अगर कोई चोट लगी है जिसम में कट लगाया गया है तो डॉक्टर उससे पहले एनेस्थेशिया दे के उसको थोड़ी देर के लिए सुन कर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर स्टिचेस लगाते हैं। ये ज़्यादातर मेडिकल की फील्ड में यूज़ किया जाता है एज एनेस्थेशिया क्लोरोफॉर्म को। और उसके बाद दूसरा इसका यूज़ है सॉलिड फॉर वैक्स एंड रबर, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है तो इसलिए हम वैक्स बनाने के लिए, वैक्स तो आप लोगों ने देखी होगी, और रबर तो आम हर किसी के पास होती है रबर, और ये नेचुरली भी होती है और सिंथेटिक भी होती है, लेकिन क्लोरोफॉर्म कौन सी रबर के लिए यूज़ होती है? सिंथेटिक रबर के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।